हैं? अहमद अली साहब, कौमी सतह पर हम तमाम मुस्लिम जमातों को, मुस्लिम तंजीमों को और इससे हटकर हम ख्याल जो तंजीमें, सियासी जमातें हैं, उनसे हम तमाम को मिलकर मुशावरत करनी चाहिए। आप देखिए कि बंगाल में रिजर्वेशन, यही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वादा किया गया, तो ये बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। कल तक कम्युनिस्ट पार्टियां कहती थी कि मजहब के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, सब हम नहीं मानते उन चीज़ों को, हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात करते। आज उनकी सियासी मजबूरी है, यकीनन की सियासी मजबूरी, ये कोई मोहब्बत के नाते नहीं दे रहे कम्युनिस्ट, सियासी मजबूरी है, इसलिए कि उनके मुतबादिल एक जमात खड़ी हुई है, तृणमूल कांग्रेस। ये हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि जब ये पॉलिटिकल एजेंडे में बात शामिल हो गई और एक बार वो प्रूफ वहां पर हो गई एज ए पॉलिटिकल एजेंडा, अब हमारा काम है कि उसको हम आगे लेके जाएं। और मैं समझता हूं कि बंगाल के इलेक्शन के बाद हर सेकुलर सियासी जमात इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल करेगी, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको मुल्क में कोई बताएं मुल्क को कि भाई ये फिरका परस्ती नहीं है, कोई दस्तूर के खिलाफ नहीं है, ये कोई मुसलमानों की खुशामद नहीं है, ये हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का है। और इससे जो फिरका परस्ती का खात्मा होगा, जब एक 20 करोड़ की आबादी जब तालीम याफ्ता होगी, ताकतवर होगी माशी तौर से, समाजी तौर पे, तो यकीनन ये तमाम जो गैर जरूरी चीज़ें उसका खात्मा होगा। ये तो मुल्क के मुफाद में है। अब हमारा काम ये है कि हम इसको आगे लेकर जाए। हिंदुस्तान में पिछले 60 सालों में 20,000 से ज़्यादा फिरकावाराना फसादात हुए हैं। मुल्क के जिन शहरों में फसादात होते रहे, अगर हम उनका जायज़ा लें, चाहे वो अलीगढ़ हो या मुरादाबाद हो या खुद हैदराबाद हो, इन सभी शहरों में मुस्लिम मईशत निशाना बनी है। आपके मुताबिक इन फिरकावाराना फसादात से मुस्लिम मईशत को कितना नुकसान पहुंचा है? फिरका परस्तों से ना सिर्फ मुस्लिम मईशत बल्कि हिंदुस्तान की मईशत खतरा है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अगर फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों के कारोबार को निशाना बनाएंगी तो अमन ज़ब्त का मसला पैदा होगा। अमन ज़ब्त का मसला पैदा होगा तो तकलीफ सबको होगी, मुसलमान को तो होगी, हर गरीब को होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो, गरीब तो गरीब है। तो ये फिरका परस्त ताकतों को हमको बताना पड़ेगा कि आप जो सेलेक्टिव टारगेटिंग करना छोड़ दीजिए। फिसादात के जरिए में यकीनन माजी में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर जो मुसलमानों के कारोबार के नाम से मशहूर थे, शैनलियर्स के कारोबार, मुरादाबाद हो या फिर सहारनपुर हो, ये तमाम आज उनको नुकसान पहुंचाएगा। अलीगढ़ में खफलों का कारोबार था, सब तमाम नुकसान पहुंचाएगा। हैदराबाद में भी कई बार हुआ। मगर अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, इसमें अगर तेलंगाना के नाम पर हो या आंध्रा के नाम पर अगर आप कुछ गड़बड़ भी करेंगे तो कई ऐसे आप देखते हैं कि ये फिरका परस्ती या फिरकाना फसाद के जरिए नहीं, बल्कि हालिया पिछले साल में जो है, ये इस साल में हैदराबाद में जो तमाशा हुआ, कई सॉफ्टवेयर कंपनीज बेंगलुरु मद्रास चले गए। तो ये जरूरी है कि ये लोग समझे इस बात को। और फिरका परस्ती से मुल्क को फायदा नहीं है, मुसलमान से मुल्क तबाह हो जाएगा फिरका परस्ती से। तो ये जरूरी है कि मुसलमान इन फिरका परस्त ताकतों से चौकन्ना रहे और हम हमेशा इनको सियासी तौर पर जेर करें। इनको जो भी फिरका परस्त ताकतें हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात में हो, इनको हम आगे बढ़ना बढ़े, इनका साथ ना दें, बल्कि हमेशा कोशिश ये करें कि फिरका परस्ती के खात्मे के लिए हम आगे बढ़े। और यकीनन माजी में नुकसान हुआ है, मगर अगर आज फसाद होगा, हैदराबाद में इस साल अप्रैल में फसाद हुआ, 10 दिन कर्फ्यू रहा, आप शहर के हिस्से में कर्फ्यू लगाए, मगर उसका असर पुराने नए शहर पर भी पड़ा, नए शहर की माशियत पर भी पड़ा, सबको नुकसान पहुंचा। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा और नुकसान भी है कि हम एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर कश्ती के किसी एक हिस्से में अगर छोटा सा सुराख पड़ेगा तो पूरी कश्ती डूब जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि ये सबको इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि कोई कहीं पर भी फिक्राना फसाद ना हो। एक और अहम मुद्दा इस्लामिक बैंकिंग का। इस्लामिक बैंकिंग को लेकर पिछले कई सालों से बहस हो रही है। आरबीआई ने कई बार गाइडलाइंस लाने की बात कही। इसके अलावा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आरबीआई इस्लामिक बैंकिंग को लेकर नए गाइडलाइंस ला सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और इस्लामिक बैंकिंग को लेकर आरबीआई के जो गाइडलाइंस आने चाहिए, इसको लेकर आप क्या कोशिश कर रहे हैं? अहमद अली साहब, मैं पार्लियामेंट में इंशाल्लाह इस सेशन में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश कर रहा हूं, जिसको इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का हम नाम दिए। इसको पेश करेंगे और इसके फायदे मुल्क को बताएंगे।
आप यकीन नहीं करेंगे कि बरतानिया जैसा मुल्क, फ्रांस में बुरखे पे पाबंदी है मगर फ्रांस में इस्लामिक बैंकिंग की इजाज़त है। बरतानिया में चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी कुछ हो और इराक अफगानिस्तान है, वहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग है। चाइना में स्टडी हो रही है। मलेशिया सिंगापुर तो दुनिया में सबसे आगे निकल गए। दुबई बहुत बड़ा मरकज बना हुआ है, अबू धाबी बहुत बड़ा मरकज बना हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर का ये लोग कारोबार कर रहे हैं। अगर आप इसको मौजूदा जो मुल्क दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर नजर डालेंगे तो वो तो फेल हो चुकी है और उसके जिम्मेदार बैंक ही हैं। अगर दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, चाहे बरतानिया की और मगरब की, बैंक जिम्मेदार है कि बगैर किसी रेगुलेशन के ये लोग लोन देते गए और पूरी इकोनॉमी बिठा दिए। अब इस्लामिक बैंकिंग की जो हम बात करते हैं वो उसमें तो कोई नुकसान का नहीं है कि बैंक भी बराबर फायदा उठाएगा, लोन जो ले रहा है या हासिल कर रहा है वो भी बराबर फायदा उठाएगा, नुकसान में बराबर शरीक रहेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो मगरिब के बैंकों से अपना पैसा निकाल लिए हैं और हिंदुस्तान को तो पेशरफ लेनी चाहिए। मैं खैर मुकद्दम करता हूँ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का जो बयान आया मलेशिया में कि उन्होंने कहा कि इस पर हमको देखना चाहिए और यकीनन अगर RBI अपने गाइडलाइंस को बदलेगा तो 2 मिनट में हो जाएगा और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इस सिलसिले में मद्रास में अब्दुल रकीब साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, मेरा पूरा ताउन दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तंग नजर से ना देखें। अब केरला में शुरू किया गया, इसको पेश कर दिया कि ये मुसलमान ये दीन का काम करे, दीन का काम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। यकीनन मुसलमान चाहेगा कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हो क्योंकि दीन इस्लाम बोलता है कि आप रिबा में हिस्सा नहीं ले सकते, मगर हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इससे मुल्क को फायदा होगा। इसमें आज आप देखिए माइक्रो फाइनेंस में कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, MFI का जो हाल हो चुका है, इंटरेस्ट की वजह से लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, इकोनॉमीज बैठ रही हैं। तो इसमें बराबर के शरीकदार बनाइए। यही इस्लामिक बैंकिंग का मोटे अल्फाज में मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का माशी पस मंजर लगातार बदलता जा रहा है और काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को, खासकर पढ़े लिखे जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो नौजवान तालीम याफ्ता है, जो जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, वो हिंदुस्तान में ही रहे। ज़रूरी नहीं कि अमेरिका जाए, आज अमेरिका का हाल बुरा है, आप बरतानिया में भी हाल बुरा है। आज हिंदुस्तान में खुद बहुत से मौके हैं, वो यहाँ पर भी थोड़ा रोकें, मालूमात हासिल करें और यहीं पर कोशिश करें कि यहाँ पर रहें, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये लोग तालीम याफ्ता जरूर हो रहे हैं और इनको ज़रूरत आज यहाँ पर है, मुल्क को भी है, मुसलमान कौम को भी है। ये बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर तो फिर फुकदान होता है पढ़े लिखे नौजवानों का। और यकीनन किसी भी कौम की तरक्की के लिए नौजवान तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो वो ना सिर्फ यहाँ पर कोशिश करें बल्कि कोशिश करें कि वो बिज़नेस अपने इस्टेब्लिश करें, छोटा बिज़नेस ही सही, मेहनत करें, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में आपको 5 साल 6 साल 10 साल में आपको कामयाबी नहीं मिलती, एक लंबा वक्त गुजारना पड़ता। अगर आज आप बीज बोएंगे तो यकीनन होगा 10-15 साल के बाद आपका नाम इंशाल्लाह उन लोगों में शुमार होगा, हो सकता है कि फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम आ जाए। मगर इसके लिए सब्र के साथ, इखलास के साथ और मुकम्मल जस्तजू अगर आप करेंगे उस काम में तो यकीनन कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर सबसे आखिरी और सबसे अहम मुद्दा, उर्दू ज़बान। पिछले 60 सालों में उर्दू ज़बान लगातार महदूद होती जा रही है। इसके पढ़ने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं और जो भी उर्दू की तरक्की की बातें होती थी वो सिर्फ बातें ही होकर रह गई हैं। आपका क्या मानना है कि उर्दू की आज जो हालत है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उर्दू की तरक्की के लिए क्या किया जाना चाहिए? उर्दू से 15 पॉइंट प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म का 15 पॉइंट प्रोग्राम है अक़लियतों के लिए, उसमें 7वां या 5वां नंबर है और इस ताल्लुक़ से उर्दू ताल्लुक़ से कुछ खातिर खा रोल ही नहीं है, कुछ खातिर खा काम नहीं किया जा रहा है। उर्दू अगर जिंदा है हिंदुस्तान में तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में है और कहीं पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखिए, आप दिल्ली से जो सदर मुकाम है, दारुल हुकूमत है हिंदुस्तान की, वहां पर आप जाकर देखिए कि तारीखी इमारत के पास मिसाल के तौर पर अगर पुराना किला लिखा हुआ है तो पुराना किला उर्दू में लिखते पे वाव से लिखते, पे रे से नहीं लिखते।
नहीं कैसा होगा? तो अगर इसीलिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है तंग नजरी से काम ना ले। उर्दू की शनाख्त मुसलमानों से, यकीन हिंदुस्तान में आज जितने मुसलमान हैं उनकी 45% लोग उर्दू बोलने वाले मुसलमानों में, और उनकी शनाख्त है उससे। अगर आप उर्दू ख़त्म करेंगे तो हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। तो ना सिर्फ हुकूमत पर हम दबाव डालें बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है वैसे तो एक ज़बान बोलने वालों के कि हम अपनी औलाद को अपने घर में ना सिर्फ उर्दू बात करें बल्कि उर्दू सिखाएं भी लोगों को, और उर्दू को रोज़गार से जोड़ना ज़रूरी है इस ज़बान को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि ये पनपे और फैले। इसको रोज़गार से जोड़ने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उर्दू टीवी के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं मुबारकबाद देता हूँ उर्दू टीवी को कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग इस चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही खुशाइन बात है कि उर्दू टीवी जो है इसके ज़रिए से आप माशियत के ऊपर तवज्जो देंगे, स्टॉक मार्केट में क्या तब्दीलियाँ आ रही उस पर तवज्जो देंगे, लोगों को बतलाएंगे कि कितने मौक़े हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, लोग कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जिस ज़रूरत को आप लोग पूरा कर रहे हैं। मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों को कामयाबी दे इस नए काम में जो आप आगाज़ करने जा रहे हैं। यकीनन मुस्तक़बिल में कई आपको नशीब फराज का सामना करना पड़ेगा, मगर मैं पुरुम्मीद हूँ कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो यकीनन इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपके इस प्रोग्राम को देखने वाले आपके प्रोग्राम से फ़ायदा भी उठाएंगे। उनको एक नई राह भी मिलेगी, उनको नौजवान जो देखेंगे उनको उनके हौसले बुलंद होंगे, और कई लोगों को मालूमात हासिल नहीं है हिंदुस्तान की माशियत के बारे में, आपके इस चैनल के ज़रिए उस पैगाम आप पहुँचाएंगे। मुझे पूरा यकीन है और मैं मुबारकबाद देता हूँ।